हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपिक क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे डिकोड स्पेक्ट्रम सीरीज में डिक्लाइन ऑफ द मुगल डायनेस्टी। प्रीवियस सेशंस में हमने क्या कुछ कवर किया मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद आप इस सेशन के साथ अपने आप को बहुत ही इजिली कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, और उसमें हमने समझा कि पुर्तगीज हमारे भारत में कवर क्यों आए थे। सेकंड सेशन में हमने डिस्कस किया डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। थर्ड सेशन में हमने कवर किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड फोर्थ सेशन में हमने डिस्कस किया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश, एंड साथ साथ जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कर्नाटकी वार्स हुए थे। और इस सेशन में मतलब जो फिफ्थ सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिक्लाइन ऑफ द मुगल डायनेस्टी। और इस सेशन के बिहाफ पर ही हम समझ पाएंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत में अपने आप को किस तरह से एस्टेब्लिश करा और किस तरह से यहाँ पर रूल करना स्टार्ट किया था। चलिए एक बार हम एक ट्रिक के थ्रू समझते हैं कि मुगल डायनेस्टी के कौन कौन से रूलर हुए। भाजी, साबजी और महासाब, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, देन बहादुर शाह फर्स्ट, जहांगीर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड एंड बहादुर शाह जफर। अब देखिए, ये जो 6 रूलर्स है ना, इनका टाइमलाइन भी आपको पता होना चाहिए और ये काफी डिटेल में आपने यहाँ पर कवर करना है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है, तो हम यहाँ पर बहादुर शाह फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं बाबर से लेकर औरंगजेब तक काफी डिटेल में समझना, तो एक सेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं और उस सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, टाइमलाइन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। बाबर ने रूल करा था 1526 से लेकर 1530। दिल्ली सल्तनत को सप्रेस करा। जो दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी, इनको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराया और मुगल डायनेस्टी को स्टैब्लिश करा था 1526 में। 1530 तक ही रूल कर पाए थे, ड्यू टू अल्कोहल इनकी डेथ हो गई थी। और यहाँ पर रीजन भी आपको बताना चाहिए, ड्यू टू अल्कोहलिक 47 की एज में डेथ हो गई थी बाबर की। 1530 से लेकर 1540 हुमायूं ने रूल करा। अच्छा, हुमायूं के ना दो टेन्योर आपने याद रखने हैं, 1530 से 1540, देन 1555 से लेकर 1556। अब बीच में 15 साल के लिए सूर्य एम्पायर ने रूल करा था। और देन फिर 1556 से लेकर 1605 अकबर ने रूल करा। ये अकबर का टेन्योर है। फिर 1605 से लेकर 1627 जहांगीर ने रूल करा। और देन 1627 से लेकर 1658 1658 ये शाहजहां ने रूल करा। एंड 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब ने रूल करा। ये टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए। और बाकी यहाँ पर जो बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर बहादुर शाह जफर के यहाँ जितने भी रूलर्स हैं, इनकी जो टाइमलाइन है जो इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बताता रहूंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूलर है बहादुर शाह फर्स्ट, डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी में। अब 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद हमें वार ऑफ सेसेशन देखने को मिलता है। हालांकि पहली वार ऑफ सेसेशन चल रहा होता है, यहाँ पर कौन रूलर बनेगा औरंगजेब के बाद। अब औरंगजेब के समय में भी हमें वार ऑफ सेसेशन देखने को मिला था, दारा शिकोह को हराया था औरंगजेब ने और थ्रोन हासिल करा था। ठीक वैसे यहाँ पर बहादुर शाह फर्स्ट ने अपने भाइयों को हराया और इनके भाइयों का नाम था कमबख्श एंड आजम शाह। मैं लिख देता हूँ, कमबख्श एंड आजम शाह। और 2 साल की मुशक्कत के बाद बैटल ऑफ जेजू इन्होंने जीता। 65 की एज में इन्होंने थ्रोन हासिल करा। इनको प्रिंस महाजम एंड शाह बेखबर भी कहा जाता है। शाह बेखबर क्यों कहा जाता है अभी आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए, औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी ना उसके बिल्कुल विपरीत थे बहादुर शाह फर्स्ट। औरंगजेब की जो अगर हम पॉलिसी को वन लाइन में डिस्क्राइब करें, ऑर्थोडॉक्स टाइप के पर्सन थे, क्रूरवादी थे और साम्राज्यवादी थे और हिंदुओं के प्रति आपको पता है ये क्रूर थे। अब बहादुर शाह फर्स्ट चाहते थे कि सबके साथ फ्रेंडशिप रिलेशन एस्टेब्लिश करना, चाहे वो मराठास हों, चाहे वो हरियाणा और यूपी के जाट रूलर्स हों, चाहे वो राजपूत रूलर्स हों, चाहे वो सिख्स हों। हालांकि यहाँ पर सिख्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। मराठास के साथ इन्होंने अपने अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए थे प्रिंस शाहू को रिलीज करके। जाट्स के प्रति ये काफी ज्यादा अपने रिलेशन अच्छे कर पाए थे और राजपूत रूलर के प्रति भी अपने रिलेशन ये अच्छे कर पाए थे। तो देखिए, 1707 से लेकर 1712 तक 5 साल इन्होंने रूल करा। अब ऐसा इन्होंने कोई बैटल तो यहाँ पर जीती नहीं, ना ही कोई बैटल लड़ी, और सबके साथ ये अपने रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ना ऐसा कोई ये कर वसूल रहे हैं। और अगर यहाँ पर इनके पास पैसा ही नहीं आ रहा, जो पैसा बेसिकली उस समय या तो बैटल्स के थ्रू आता था या आप टैक्स वसूलते थे। अब यहाँ यहाँ ना तो ये कोई बैटल लड़ रहे हैं, ना ही कोई यहाँ पर ये टैक्स वसूल रहे हैं। तो 5 साल के टेन्योर में ये 13 करोड़ का खर्च कर देते हैं और इसी वजह से इनका अंपायर डगमगा जाता है, मतलब क्रम्बल्ड कर जाता है। इकोनॉमिकल इनको काफी ज्यादा लॉस होता है यहाँ पर बहादुर शाह फर्स्ट के समय में।
और एक चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है, सिक्स के साथ ये रिलेशन अपने अच्छे नहीं कर पाए थे, और यहाँ पर सिख की जो कमांड है वो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद किसके पास जाती है? बंदा सिंह बहादुर के पास, और गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो जाती है। देन बंदा सिंह बहादुर जी यहाँ पर संभालते हैं सिख कमांड, और इनके यहाँ पर बैटल भी होती है बंदा सिंह बहादुर के साथ, बहादुर शाह फर्स्ट की। इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ लोहागढ़। और इस बैटल को जीतने के बाद बंदा सिंह बहादुर एक टाइटल अडॉप्ट करते हैं। ये टाइटल आपने याद रखना है, सच्चा बादशाह, ट्रू किंग। और ये बैटल जीतने के बाद एक न्यू कैलेंडर भी इशू करा जाता है, कॉइन्स भी इशू करे जाते हैं गुरु नानक देव जी के नाम पर एंड गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर। और बहादुर शाह फर्स्ट यहाँ पर क्रश नहीं कर पाते सिख मूवमेंट को। हालांकि जो प्लेन एरिया है वहां से पुश बैक कर देते हैं सिख्स को, और हिमालयन जो फुट हिल्स थी वहीं पर सिख अपने आप को स्टैब्लिश कर पाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया 13 करोड़ का खर्चा कर देते हैं और कोई बैटल जीत नहीं पाते हैं, और सबके साथ अगर अपने रिलेशन अच्छे करने में यहाँ पर कोई कर नहीं वसूल रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर नुकसान तो होगा, और डेट्स वाई इनको जो हिस्टोरियंस हैं वो शाहे बेखबर कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर जो आपने याद रखना है, नेक्स्ट रूलर बनते हैं जहांगीर शाह। अब जहांगीर शाह के समय में भी हमें वार ऑफ सक्सेशन देखने को मिला था। जो बहादुर शाह फर्स्ट थे, इनके 4 बेटे थे, जहांगीर शाह, रफी उस शाह, अजीमू शाह एंड जहां शाह। अब यहाँ पर अजीमू शाह को मारने के बाद जहांगीर शाह रूलर बनते हैं, और जहांगीर शाह को रूलर बनने में जो हेल्प करते हैं वो इनके नोबल थे, काफी वफादार नोबल थे। इनका नाम है जुल्फिकर खान। ये नाम आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही जहांगीर शाह रूलर बनते हैं, जुल्फिकर खान बन जाते हैं वाजिर। वाजिर बोले तो पीएम। अब यहाँ पर जहांगीर शाह का जो टेन्योर है वो 8-9 महीने का ही होता है, और अजीमू शाह के जो बेटे हैं फारूक सियार, वो यहाँ पर जहांगीर शाह को मार देते हैं। और फिर अजीमू शाह के जो मतलब बेटे थे फारूक सियार, जहांगीर शाह को मारने के बाद जैसे ही यहाँ पर रूलर बनते हैं विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, उसके बाद ये एक फरमान इशू करते हैं कि भाई जुल्फिकर खान को भी मार दिया जाए। तो आपने यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, जहांगीर शाह के समय में कुछ जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एक तो ये पॉइंट है, सवाई और मिर्जा का टाइटल दिया था जयसिंह को, एंड महाराजा का टाइटल दिया था अजीत सिंह को। और एक इन्होंने यहाँ पर इजहारा सिस्टम स्टार्ट करा था। अच्छा, इजहारा सिस्टम में ना 2 नेम आते हैं, एक तो जहांगीर शाह का नाम आएगा, एक या फिर जुल्फिकार खान का नाम आएगा, एक ही बात है, क्योंकि जुल्फिकार खान किसके समय में वाजिर थे? जहांगीर शाह के समय में। अच्छा, इजहारा सिस्टम क्या है ये तो हम समझ लेते हैं। इजहारा सिस्टम, इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। और ये भी चाहते थे राजपूत, मराठा, सिख्स एंड जो हमारे जाट्स रूलर है उनके प्रति जो फ्रेंडशिप रिलेशन है वो स्टेब्लिश करके रखे हम। और इसी वजह से इन्होंने जजिया घर भी हटा दिया था। तो जजिया घर औरंगजेब के बाद कौन से रूलर ने हटाया था? जहांगीर शाह ने। और जहांगीर शाह को एग्जीक्यूट करा था फारूक सियार ने, जो फारूक सियार किसके बेटे थे? अजीमू शाह के। और यहाँ पर आपने याद रखना है, इनको राजा किसने बनाया था? सैयद ब्रदर्स ने। सैयद ब्रदर्स के नाम क्या है? अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली। अब्दुल्ला खान बन जाते हैं वाजिर, और हुसैन अली बन जाते हैं मीर बख्शी। मीर बख्शी बोले तो रेवेन्यू मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर, याद रहेगा। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है, रेवेन्यू मिनिस्टर मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, अब यहाँ पर जो फारूक सियार है वो सिख्स के प्रति वो ये भी चाहते हैं कि हमारी टसल्स ना हो और हम यहाँ पर एक पीसफुल रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाए, लेकिन ये यहाँ पर एक रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, और इसी वजह से जो टसल चल रही थी, तो यहाँ पर फारूक सियार एग्जीक्यूट कर देते हैं बंदा बहादुर सिंह जी को, और इनको यहाँ पर कैप्चर करा जाता है, देन एग्जीक्यूट करा जाता है। और फारूक सियार जो थे, उनके समय में ना जो सैयद ब्रदर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं, और यही जो दूसरे नॉबल्स हैं वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि सैयद ब्रदर्स ही क्यों यहाँ पर एक तरह से पूरा का पूरा अंपायर चला रहे हैं, और बाकी नॉबल्स यहाँ पर खिलाफ हो जाते हैं सैयद ब्रदर्स के। और फारूक सियार को ना एक बीमारी हो जाती है, और इस बीमारी का ऐसा कोई इलाज होता नहीं है, और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 2 पर्सन को भेजते हैं फारूक सियार के टेन्योर में। एक का नाम है जॉन सरमन, और जैसे ही फारूक सियार के एम्पायर में आते हैं जॉन सरमन एंड डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। ये नाम याद रखना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ जाता है, विलियम हैमिल्टन। और विलियम हैमिल्टन ठीक कर देते हैं फारूक सियार को, और यहाँ पर जैसे ही फारूक सियार ठीक होते हैं तो फारूक सियार मैग्ना कार्टा साइन करते हैं, और मैग्ना कार्टा बोले तो 3 एरियाज दे देते हैं कि आप ट्रेड फ्री करिए। यहाँ पर हमने थर्ड सेशन में काफी डिटेल में कवर किया था, और जो नेक्स्ट सेशन है उसमें भी हम समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि बंगाल में किस तरह से ब्रिटिशर्स अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए थे। तो मैग्ना कार्टा हम नेक्स्ट सेशन में अच्छे से समझेंगे, वैसे हम थर्ड सेशन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप
डिकोड स्पेक्ट्रम सीरीज को देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैग्ना कार्टा आप यहाँ पर समझ पाएंगे। जैसे गुजरात वाले एरिया को 10,000 में दे दिया था कि 10,000 आप सालाना दीजिए और यहाँ पे ट्रेड फ्री करिए। बंगाल वाले एरिया यहाँ पर ट्रेड फ्री करने के लिए दे दिया था। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे। अभी के लिए यहाँ पर देखिए फारूक सिहार का जो टेन्योर है, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर काफी कुछ मिल गया और साथ साथ यहाँ पर जो मराठास हैं वो काफी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर पा रहे थे। बालाजी विश्वनाथ अंपायर में आते हैं फारूक सिहार के और यहाँ पर चौथ टैक्स वसूलते हैं। और ये देखते हुए कि जो सैयद ब्रदर्स हैं वो अपना यहाँ पर एक एक तरह से रूल कर रहे हैं, एक तरह से फारूक सिहार के बिहाफ पर जो सैयद ब्रदर्स के जो डिसीजंस हैं उसके प्रति जो अदर नोबल्स हैं वो यहाँ पर एंगेज में जा रहे हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। और सैयद ब्रदर्स को फारूक सियार की पॉलिसीज पसंद नहीं आती जब ये एक तरह से मैग्ना कार्टा साइन करके दे देते हैं और साथ साथ जो चौथ देते हैं बालाजी विश्वनाथ को, जो मराठास का जो कर होता है उसको चौथ टैक्स बोला जाता है। और इसी को देखते हुए फारूक सियार को एग्जीक्यूट कर देते हैं सैयद ब्रदर्स। और जैसे ही फारूक सियार की डेथ होती है तो एक वेव क्रिएट हो जाती है सैयद ब्रदर्स के एंगेज में, रिपल्शन एंड टेरर की, भाई इनको हटाओ अदरवाइज तो ये खुद ही रूल करना स्टार्ट कर देंगे। तो सैयद ब्रदर्स को यहाँ पर हटाया जाता है और सैयद ब्रदर को एग्जीक्यूट करा जाता है अदर नोबल्स के द्वारा। और अदर नोबल्स यहाँ पर किसको रूलर बना देते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला को। अच्छा, मोहम्मद शाह रंगीला से पहले ना मुगल डायनेस्टी के दो रूलर्स हुए, हालांकि वो रिकोनाइज्ड रूलर नहीं थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, रफी उस दजनत, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, रफी उस दजरत है या दजनत है, दजरत लिख लो आप, एक बार आप गूगल कर लेना इसको प्लीज। रफी उस दजरत, इनको टीबी हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। और एक थे अनरिकोनाइज्ड रूलर, रफी उद दौला, रफी उद दौला। अच्छा, ये ना क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से अनरिकोनाइज्ड रूलर थे। तो यहाँ पर ना ऑप्शन में शाह आलम सेकंड था, सॉरी शाहजहां सेकंड, शाह आलम सेकंड नहीं, शाहजहां सेकंड। हालांकि शाहजहां सेकंड अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन शाहजहां सेकंड अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से रीऑर्गेनाइज्ड सॉरी रिकॉग्नाइज्ड रूलर नहीं थे, तो आपने यहाँ पर याद रखना है शाह आलम सेकंड। चलिए, नेक्स्ट रूलर बनते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। अब मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि एंटी सैयद नोबल्स क्या करते हैं, सैयद ब्रदर्स को मार देते हैं। 1720 में हुसैन अली मर जाते हैं और 1722 में अब्दुल्ला खान मर जाते हैं। अब मोहम्मद शाह रंगीला, अब यहाँ पर रंगीला नाम से, ये रंगीला नहीं थे, मिजाज से भी रंगीला थे। इनको मैरी मेकर कहा जाता है, बहुत सारी शादियां करी इन्होंने। और 1719 से लेकर 1748 तक इन्होंने अपना एम्पायर संभाला। और इनके जो नोबल्स थे ना वो इनकी पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ थे और इनकी पॉलिसी समझ ही नहीं आ रही थी किसी को कि करना क्या चाहते हैं। और एक इनके बहुत ही वफादार नोबल थे जिनका नाम था निजाम उल मुल्क, और इनसे खफा होने के बाद वो हैदराबाद को इंडिपेंडेंट करवा लेते हैं मुगल डायनेस्टी से। मैं लिख देता हूँ निजाम उल मुल्क। और उसके बाद देखिए सैयद ब्रदर्स तो एग्जीक्यूट हो ही जाते हैं और देन यहाँ पर मुगल डायनेस्टी में क्या कुछ चल रहा होता है, बहुत वीक हो जाती है मुगल डायनेस्टी। और इसका फायदा उठाते हैं बैंकरप्ट पर्शियन अम्पायर। हाँ, पर्शियन अम्पायर में भुखमरी फैल जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पैसे की कमी हो जाती है। और जब जब पैसे की कमी हुई है पर्शियन ईरान में, तो हमारे इंडिया में अटैक होते हैं, है ना। यहाँ पर अफगानिस्तान वाला जो एरिया, जो वेस्टर्न फ्रंट है हमारा, यहाँ से अटैक हो रहे हैं। 1398 में किसने अटैक करा था? तैमूर ने, है ना। और उसके बाद यहाँ पर अटैक्स हो ही रहे थे, चाहे बाबर को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, बाबर भी तो बाहर से ही आया था। तो यहाँ पर बैंकरप्ट पर्शियन अम्पायर के जो रूलर हैं जिनका नाम है नादिर शाह, वो हमारे इंडिया में अटैक कर देते हैं। और उस समय किसका रूल चल रहा होता है? मोहम्मद शाह रंगीला का। अब जैसे ही यहाँ पर नादिर शाह का अटैक होता है और उस समय काफी ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है, और इस बैटल को हम बैटल ऑफ करनाल के नाम से जानते हैं। 1739 में ये बैटल लड़ी गई थी और इस बैटल में मोहम्मद शाह रंगीला को बहुत बुरी तरह से ध्वस्त करते हैं नादिर शाह। और नादिर शाह यहाँ पर दिल्ली को बहुत बुरी तरह से लूट लेते हैं, ठीक है, बहुत भयंकर बवाल मचता है यहाँ पर। और जिस थ्रोन पर यहाँ पर मुगल रूलर बैठते थे, पीकॉक थ्रोन, उस थ्रोन को भी यहाँ पर नादिर शाह ले जाते हैं। और साथ साथ यहाँ पर पीकॉक थ्रोन, और आपने याद रखना है कोहिनूर हीरे को भी नादिर शाह ले जाते हैं, और काफी सारा वेल्थ, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोहिनूर एंड पीकॉक थ्रोन। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा था कि पीकॉक थ्रोन किसने बनाया था? शाहजहां ने, यहाँ लिखा ही हुआ है। चलिए, आप मेरे को टाइम लाइन बताइएगा, शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन कब बनवाया था, ठीक है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और अहमद शाह अब्दाली बाद में सक्सेसर होते हैं नादिर शाह के, और इन्होंने 8 बार इंडिया में अटैक करा था, आगे हम पढ़ेंगे। चलिए, मोहम्मद शाह रंगीला का जो टेन्योर है वो 1748 तक था। अच्छा, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ना जो उर्दू लैंग्वेज है वो हमारे इंडिया में ज्यादातर बोलने लगे थे लोग। उर्दू लैंग्वेज एक तरह से मिक्सचर है पर्शियन एंड हिंदी का। पर्शियन एंड हिंदी का मिक्सचर है। और एक उर्दू पोएट थे जिनका नाम था वाली दिकानी, ये नाम पूछा जाता है। वाली दिकानी किसके अंपायर में थे पोएट? तो आपने याद रखना है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में क्लासिकल सिंगिंग का कंसेप्ट भी हमें देखने को मिला था। और दो क्लासिकल सिंगर थे, निजामत खान एंड फिरोज खान। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट रूलर बनते हैं अहमद शाह। अब जो अहमद शाह है, ये बेसिकली यहाँ पर याद रखना है, इनकी जो मदर थी इनका नाम था उद्दम बाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उद्दम बाई को टाइटल दिया गया था खुदसिया बेगम का, खुदसिया बेगम। और क्वेश्चन क्या आता है कि कौन से रूलर की जो मदर है वो काफी फेमस डांसर थी अहमद शाह की, और उनका नाम क्या था? उद्दम बाई। एंड इनको टाइटल दिया गया था खुदसिया बेगम का। काफी फेमस डांसर थे। और जो अहमद शाह थे, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब इनके समय में 2 बार अटैक हुए थे अहमद शाह अब्दाली के, जैसे कि मैंने आपको बताया 8 बार अटैक करे थे इन्होंने टोटल। 1749 में पहला अटैक, फिर 1752 में दूसरा अटैक। और देन यहाँ पर जो इमाद उल मुल्क है अहमद शाह अब्दाली को यहाँ पर ये ब्लाइंड कर देते हैं, और पहले इमाद उल मुल्क ही अहमद शाह को रूलर बनाते हैं, और उसके बाद इनको यहाँ पर ब्लाइंड कर देते हैं और देन डिपोज कर देते हैं इमाद उल मुल्क। और इमाद उल मुल्क यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट रूलर बनाते हैं किसको? आलमगीर सेकंड को। और आलमगीर सेकंड यहाँ पर याद रखना, आफ्टर द दी थ्रोन अहमद शाह इमाद उल मुल्क रेज्ड अजीउद्दीन जहंदर शाह sons on throne who styled himself after औरंगजेब एज आलमगीर सेकंड। तो आलमगीर सेकंड यहाँ पर नेक्स्ट रूलर बनते हैं किसकी हेल्प से? इमादुल मुल्क की हेल्प से। और अहमद शाह अब्दाली फिर दिल्ली को लूटते हैं, और 1757 में 1757 में। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी किसके समय में हुई थी? आलमगीर सेकंड के समय में। और बैटल ऑफ प्लासी क्या है, ये हम नेक्स्ट सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर जब रिलेशन आलमगीर सेकंड और वाजिर हिमादुल मुल्क के खराब हो जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आलमगीर सेकंड को मरवा देते हैं इमादुल मुल्क। फिर नेक्स्ट रूलर बनते हैं शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड का ओरिजिनल नाम था अली गौहर। अच्छा, इनके समय में बैटल ऑफ बक्सर आपने याद रखनी है। और 1761 में मराठास के साथ अहमद शाह अब्दाली की बैटल होती है, और इस बैटल को हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। और ये किसके समय में हुई थी? शाह आलम सेकंड के समय में। और शाह आलम सेकंड को ही प्रोटेक्ट कर रहे थे, मतलब दिल्ली को प्रोटेक्ट कर रहे थे मराठास। और यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली के साथ बैटल होती है, और इस बैटल में मराठास बहुत ही बुरी तरह से सप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अभी के लिए यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके समय में हुई थी? आपने यहाँ पर याद रखना है शाह आलम सेकंड के समय में। अच्छा, अब यहाँ पर देखो शाह आलम सेकंड के इतने बुरे दिन आ जाते हैं कि इनके नोबल्स इनको यहाँ पर अंपायर से ही भगा देते हैं। तो 12 साल के लिए कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं, पहले जाकर शरण लेते हैं कहाँ पर? अवध में। देन ये शरण लेते हैं कहाँ पर? मराठास के पास। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इनको शरण देते हैं, जो एरियाज बेसिकली इनसे दीवानी राइट्स के समय में लिए जाते हैं, है ना, वहां पर उन एरियाज में इनको शरण दी जाती है। और देखो, वाजिर इमाद उल मुल्क जब शाहजहां थर्ड को गद्दी पर बैठाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर जो मराठास हैं वो सप्रेस करते हैं इमाद उल मुल्क को। और उसके बाद कुछ सालों के लिए तो यहाँ पर जो रोहिलास हैं वो एक तरह से अपना डिक्टेटरशिप चलाते हैं दिल्ली में 1770 में। फिर नजीब खान को मारा जाता है, और अल्टीमेटली यहाँ पर शाह आलम सेकंड को फिर से दिल्ली में बैठाया जाता है मराठास की हेल्प से। फिर गुलाम खादिर जो ग्रैंड सन थे नाजिम के, उनको बेसिकली सप्रेस्ड करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं महाराजा महादी जी सिंधिया जी मेरठ में 1789 में। और उसके बाद सिंधियाज जो है वो पेंशन देते हैं किसको? शाह आलम सेकंड को। और फर्स्ट पेंशनर कौन थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के? ये भी आपको याद रखना है, शाह आलम सेकंड। और शाह आलम सेकंड को पेंशन कब दी जाती है? बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में। ये बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दीवानी राइट्स, ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जस्ट आप यहाँ पर कनेक्ट करिए सभी डॉट्स को। चलिए, नेक्स्ट किंग बनते हैं अकबर शाह सेकंड। अब अकबर शाह सेकंड के समय में जो मुगल डायनेस्टी है उसके हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि ये पेंशन भी चल रहे होते हैं, और इतना कुछ इनके पास रह नहीं जाता। और अकबर सेकंड यहाँ पर याद रखना,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनको कहती है कि आप सारे के सारे टाइटल्स वापस कर दो अपने, और जो हम आपको पेंशन दे रहे हैं बस उसी में आप अपना गुजारा कीजिए। और इनकी पेंशन इनको बहुत कम लगती है, और पेंशन बढ़वाने के लिए राम मोहन राय जी को भेजते हैं लंदन में। और जो राजा का टाइटल है राम मोहन राय जी को, वो भी किसने दिया था? अकबर सेकंड ने, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजा राम मोहन राय जी की डेथ हो जाती है इंग्लैंड में अनफॉर्चुनेटली, तो यहाँ पर किसके द्वारा भेजा जाता है? अकबर सेकंड के द्वारा, अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, और जो लास्ट रूलर बनते हैं बहादुर शाह सेकंड। और बहादुर शाह सेकंड जो थे, इनके समय में किसकी प्रेजेंस रही है? और शाहिरी के जो बादशाह है मिर्जा गालिब, उनकी प्रेजेंस किसके समय में रही है? बहादुर शाह सेकंड के समय में। बहुत बार स्टेट बेसिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना भी। और यहाँ पर बहादुर शाह सेकंड जो है वो खुद भी काफी अच्छे पोएट थे, और अपने पोएट्री के नीचे ये जफर लिखते थे, डेट्स वाई इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। और जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो रिवोल्ट है वो अलग अलग एरियाज में हो रहा था। फिर यहाँ पर जो अलग अलग एरियाज में हमें रिवोल्ट देखने को मिल रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, तो सबने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक दिल्ली का राजा तो होना चाहिए। भाई ब्रिटिश से तो बहुत अच्छे थे मुगल्स, तो हम मुगल्स को ही अपना किंग मानते हैं। और यहाँ पर अगर एक किंग होगा तो डेफिनेटली हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सप्रेस कर पाएंगे। तो सबने एक कंपेन चलाया, दिल्ली चलो, है ना, और सारे दिल्ली चल रहे हैं। और यहाँ पर मुगल किंग के पास आकर इन्होंने बोला कि आप ही हमारे यहाँ पर बादशाह हैं, और आप ही हमें बचा सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और जैसे ही यहाँ पर बहादुर शाह फर्स्ट को एम्पीरियर ऑफ हिंदुस्तान घोषित करा गया लोगों के द्वारा, उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ डायरेक्टली कौन फाइट में आ गए थे? बहादुर शाह जफर। और आपको बताइए रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिशर्स ने सप्रेस्ड कर दिया था, और उसके बाद यहाँ पर बहादुर शाह फर्स्ट को इन्होंने भेज दिया था रंगून, कि नेक्स्ट मुगल किंग कोई होगा ही नहीं। तो लास्ट मुगल किंग कौन थे? बहादुर शाह सेकंड। तो रंगून कहाँ पर है? म्यांमार में, है ना। और फिर वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है 1862 में। तो होपफुली आपको जो हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी समझा वो समझ में आया होगा। बहुत सारे रीजन थे डिक्लाइन के, कि एक तो यहाँ पर नोबल स्ट्रॉन्ग होने लगे थे, और जो फर्स्ट रूलर थे बहादुर शाह फर्स्ट, उनकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा विपरीत थी औरंगजेब के। और धीरे धीरे जो कंपनीज यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, उनके पास जो वेपन्स थे और जो टेक्निक्स थी, वो काफी कुछ यहाँ पर एक तरह से मुगल डायनेस्टी को वीक करने में बहुत मदद कर रही थी कंपनीज को। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हम यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर, एक तरह से ब्रिटिशर्स ने किस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश करा। और इन बिटवीन ही मैं आपको बता दूंगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। होपफुली इस सेशन में सभी के सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बाय बाय, टेक केयर।